जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के भूगोल विषय को आज सॉल्व करते हैं और ये प्रश्न बैंक जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन मतलब समझाए जा रहे हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं हम इकाई 1 पर और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। और इसमें से आपकी जो इस इकाई में से है 2 अंक के वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इसमें टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से। तो देखते हैं इसमें से आप लोगों के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो भूगोल का जनक जो है हेकेटियस को कहा गया है। आपके आंसर हैं हेकेटियस। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो भूगोल भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, इंग्लिश में जो ज्योग्राफी है वह इरेस्थास्थनीज ने नाम दिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव भूगोल की कौन सी शाखा है। तो मानव भूगोल की जो है अधिवास भूगोल। अधिवास मतलब जहाँ पे रहते हैं लोग, निवास करते हैं, है ना, तो वह अधिवास भूगोल कहलाता है। और जो भू आकृति विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, यानी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और ये अधिवास भूगोल है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सत्य असत। निम्न भिन्न प्रजातियों के निवास या स्थित क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। तो जो प्रजातियों के निवास और उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान ही कहलाता है। तो ये क्या है, सत्य है। जहाँ पे मैं राइट का निशान लगा रहा हूँ वह सत्य है और जहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा वो असत्य है। तो यहाँ पे ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो इतिहास होता है वह मानव द्वारा निर्मित होता है, मतलब वही लिखते हैं, तो वह ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत आता है। सूचना क्रांति व स्थानिक सूचना तकनीकी ने भूगोल को नया आयाम दिया है, ये सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल अंतर विषय ज्ञान प्रदान करता है। तो ये भी सत्य है, भूगोल अंतर विषय ज्ञान प्रदान करता है। और ये नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय अंतर संबंध के रूप में अध्ययन करता है। तो भूगोल प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन करता है, तो ये सत्य है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ संपूर्ण पृथ्वी का जो अध्ययन है वह भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल, है ना, भूगोल कहलाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई ये रिचर्ड और हार्ट ने मतलब के द्वारा प्रकाशित की गई। यहाँ पे है रिचर्ड हार्ट ने, है ना, रिचर्ड हार्ट ने इसको लिखा था या प्रकाशित की गई थी। इसी सैंपल इसी सैंपल किस देश की भूगोलवेत्ता थी। तो ये है अमेरिका की, है ना, अमेरिका की भूगोलवेत्ता रही हैं। भूगोल का क्रमबद्ध उपागम ये हेकेटियस द्वारा किया गया, यानी भूगोल के जनक जो हैं हेकेटियस, उन्हीं के द्वारा इसका हेकेटियस, है ना, हेकेटियस, है ना, तो हेकेटियस है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल की 2 शाखाएं हैं। तो भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं, एक तो हो गई भौतिक भूगोल और दूसरी हो गई मानव। तो भौतिक, है ना, और दूसरी है मानव भूगोल, है ना, दूसरी है मानव भूगोल। नेक्स्ट देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भूगोल के तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है पहले का,
तो भूगोल किसके अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन? तो यह जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, है ना, है ना। इसका क्या है दोस्तों? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भूगोल की किस शाखा के लिंगानुपात का अध्ययन, किस शाखा में लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है? तो यह जनसंख्या भूगोल। कौन सा है? जनसंख्या भूगोल, है ना, जनसंख्या भूगोल, है ना। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये है मात्र शाखा के अंतर्गत। तो कौन सी है? मात्र शाखा, है ना, मात्र शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अधिभाष भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। अधिभाष यानी जहाँ पे रहते हैं, अब रहने के स्थान को अपन लोग अधिभाष कहते हैं, यानी भौगोलिक भाषा में, भूगोल की भाषा में। तो ये नगर में रहते हैं लोग और ग्रामीण क्षेत्र में। तो नगरीय एवं ग्रामीण, नगरीय एवं ग्रामीण अधिभाष, है ना, ग्रामीण एवं नगरीय अधिभाष के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। आर्थिक भूगोल के 6 क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, GIS व GPS क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं हम GIS और GPS, है ना। तो GIS क्या है और GPS क्या है? तो GIS एक भौगोलिक सूचना प्रणाली है जो GPS सैटेलाइट से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग करके लोगों की मदद करता है ना। यह क्या करता है? जो सूचनाएं होती हैं, भौगोलिक सूचनाएं होती हैं, वह GPS के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है GPS, और इसका क्या है? इसका उपयोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए होता है। मतलब जहाँ पे आप अभी जिस स्थान पे आप खड़े हुए हैं, उस स्थान की आपको लोकेशन बताता है और उपग्रह से आपको जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और धरती पर आने वाले GPS रिसीवर के माध्यम से यह जानकारी भेजता है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो सैटेलाइट होते हैं वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और यह निर्धारण, जिससे लोगों के उसके स्थान और निर्धारण करने में मदद मिलती है। तो ये लोकेशन को बताता है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट दोस्तों, ये है जो आपके क्वेश्चन आंसर, इनको देख लीजिएगा, है ना। तो इन्हीं को अपन ने आगे लिखा है। तो ये है भूगोल विषय के महत्व को समझाइए। तो भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य मानव की पृथ्वी संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, कि मानव को पृथ्वी के संबंध में बहुत सारी जानकारियां जो एकत्रित की गई हैं या जानकारी दी गई हैं, तो भूगोल के अंतर्गत दी जाती हैं। भूगोल पृथ्वी के धरातल का अध्ययन मानव के निवास के रूप में अध्ययन करता है, और संसार के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन से उनके संसाधनों का मानव के लिए अधिकतम उपयोग करना है। जैसे कि कहाँ पे संसाधन, जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है, कहाँ पेट्रोलियम गैस है, कहाँ कोयला मिलेगा, कहाँ पे लोहे अयस्क होगा, तो इन सब की जानकारी कहाँ पे भूगोल में दी जाती है। और प्राकृतिक रूप से जो संसाधन कहाँ हैं, तो इस तरीके से पूरी जानकारी भूगोल के अंतर्गत दी जाती है। इसी की एक शाखा है जियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, भू आकृति विज्ञान, भू आकार की विज्ञान। तो ये इसी से पता लगाते हैं, और ये भूगोल की शाखाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम में क्या अंतर है? तो आप लोगों को इतना अभी मैं बता दूं कि जो क्रमबद्ध उपागम होता है, तो इसमें पूरी जानकारी दी जाती है ना। और प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत किसी एक छोटे से तत्व की और पूरी जानकारी दी जाती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भौगोलिक तत्व का वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पूरे विश्व में, मतलब पूरी वैश्विक स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है, और इसका प्रादेशिक स्तर पर यानी छोटे क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्रमबद्ध उपागम में एक
विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जैसे वनस्पति, पर्वत, जल, नदियाँ, खनन, उद्योग। तो इसमें और यहाँ जो प्रादेशिक उपागम है, तो इसमें सभी भौगोलिक तत्वों को एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्व, वनस्पति, नदियाँ, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दें कि जैसे एक मरुस्थल का अध्ययन करना है, तो हम मान के चलिए जैसे कि थार के मरुस्थल का अध्ययन करते हैं, तो थार के मरुस्थल का एक क्षेत्रीय अध्ययन करेंगे। तो क्षेत्रीय अध्ययन के अंतर्गत हम वहाँ की जलवायु का अध्ययन करेंगे, वहाँ पे रहने वाले लोगों का अध्ययन करेंगे, और वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे, कटीले झाड़ियाँ जो रहती हैं उनका अध्ययन करेंगे। वहाँ पे चलने वाले जैसे ऊँट हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करने वाले ऊँट, तो उनका अध्ययन करेंगे, और वहाँ की सभी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे, और वो होगा यानी क्षेत्रीय अध्ययन होगा। और जब हम इसमें केवल और केवल रेगिस्तानों का अध्ययन करेंगे, तो रेगिस्तान में वैश्विक स्तर पर तो हम सभी तरीके के रेगिस्तान का अध्ययन करेंगे, थार का भी करेंगे, सहारा का भी करेंगे, है ना, कालाहारी के मरुस्थल का भी अध्ययन करेंगे, और मंगोलिया का जो है शीत मरुस्थल उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी का करेंगे, तो वो वैश्विक स्तर पर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा विशिष्ट में। और जो एक प्रादेशिक स्तर पे होगा, तो एक जैसे थार के मरुस्थल का, और सभी उसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, वहाँ की वनस्पतियों का, नदियों का, उद्योग का, कौन से उद्योग पनपते हैं, तो वहाँ पे प्रादेशिक आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल का इतिहास से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास और भूगोल दोनों एक ऐसे सामाजिक विषय हैं जिनमें घनिष्ठ संबंध है। इतिहास में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई हैं, उनका भौगोलिक परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे नदी, पहाड़, सागर, झील, रेगिस्तान, फसलें, अनेक भौगोलिक दशाएं तथा तत्व किसी एक देश के इतिहास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर देख लिया जाए कि रूस का जो क्षेत्र है ना, तो अधिकांशतः जो रूस का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र, वहाँ पे अधिकांशतः बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पे जीवन इतना प्रभावित, इतना दुर्गम और कठिन होता है कि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं किया जा सकता। और यही क्षेत्र अगर वहाँ से आके अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो चीन का क्षेत्र है या भारत का क्षेत्र है, वो जो कि भारत का उत्तर वाला क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे नदियाँ भी हैं, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे उन लोगों के निवास के हिसाब से बहुत अच्छा और अनुकूल है। तो यहाँ पे जनसंख्या की बसावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से भूगोल का इतिहास से बहुत ही गहरा संबंध है। भौतिक भूगोल, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, भौतिक भूगोल की कोई दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 प्रमुख शाखाएं हैं। तो एक तो है भू आकृति विज्ञान यानी स्थल विज्ञान, स्थलमंडल, जलवायु विज्ञान यानी वायुमंडल, और समुद्र विज्ञान यानी जलमंडल, और जैव भूगोल यानी जीव मंडल। तो यहाँ पे है जीव मंडल, है ना। तो ये, इसके बाद भू आकारिकी विज्ञान, पृथ्वी के स्थल भाग का अध्ययन, इसके अंतर्गत जलवायु और हिमानी के अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के द्वारा स्थल रूपों की उत्पत्ति का विकास शामिल है ना। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत कि जो स्थल भाग जिसमें जल मतलब सभी प्रकार की नदियाँ और इसमें तालाब, झील, झरने जितने भी है, तो ये जल वायु से संबंधित मतलब यहाँ के जो यहाँ पे कौन कौन से मतलब किस तरीके से व्यापारिक पबने हैं, या तो इस तरीके से। और हिमानी मतलब हिम की नदियाँ, जैसे कि हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे हिम की नदियाँ बहती हैं, हिमानी बोलते हैं उन्हें। अपर्दन कि इनसे हिमानी के अपर्दन कि मतलब इनसे जो अपर्दन होता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी आकृति बनती हैं, किस तरीके के। और ये परिवहन यानी परिवहन और निक्षेपण, जहाँ पे ये स्थल रूपों का अध्ययन, जैसे कि जब हिमानी जब बहती है, तो उनके कई रूप बन जाते हैं, स्थल रूप, उनकी उत्पत्ति, उनका विकास कैसे है, तो इन सभी का भू आकृति के अंतर्गत किया जाता है। और समुद्र विज्ञान, यह महासागरीय तल की गहराइयों का अध्ययन, धाराओं का अध्ययन, कौन कौन सी धाराएं हैं, प्रवाल भित्तियों का अध्ययन,
यहाँ प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। और महाद्वीपीय विस्थापन कि वही जो महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ है और वो किस तरीके से अभी जो वर्तमान में उनका स्वरूप है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। संबंधित सागरीय संगठनों, इन संगठनों का अध्ययन करता है, समुद्र विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखिए इकाई 2 में, तो इसमें आपकी उत्पत्ति एवं विकास संबंधी संरचना। तो इसमें इकाई 4 अंक के जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 अंक के आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का आएगा। तो इसमें टोटल 8 नंबर की ये यूनिट है। तो आइए देखते हैं इसको कि पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष है। तो यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं 4.6 अरब वर्ष। अगर 4.5 अरब वर्ष भी आ जाता है तो भी वह सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सामान्य सिद्धांत। तो यह बिग बैंग सिद्धांत होता है, ये बिग बैंग सिद्धांत है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा कि एक जगह मतलब जो ब्रह्मांड है, जैसे तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह जितने भी हैं अभी, तो वो सभी पहले एक जगह स्थित थे, और फिर इसमें क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ और वह पदार्थ पूरे में फैल गया और फिर वह चारों ओर घूमने लगे। इस तरीके से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान। तो इसका है भूकंप विज्ञान। तो इसके भूकंप से हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरे पे आता है ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखते हैं भूगर्भ के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो भूगर्भ में तापमान के कारण है वृद्धि का कारण है दबाव। क्या है, जितना दबाव होगा उतना ही क्या होगा, जितना प्रेशर पड़ता है उतना ही क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो ये है स्विस महोदय के द्वारा। ये है स्विस महोदय। नेक्स्ट है मेंटल का विस्तार कितना है। तो मेंटल का जो विस्तार है, ये यहाँ पे देखिए, ये कोर, मेंटल और ये कोर है, मेंटल और यानी इसको कह दिए हैं सियाल, सीमा और नीफे, है ना, ये नीफे हो गया। तो इस तरीके से ये मेंटल हो गया, कोर हो गया, और ये ऊपरी परत हो गई, है ना, भूपरपट्टी को बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये जो है 70 से लेके 2900 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्वेदी स्थलाकृति नहीं है। तो अंतर्वेदी जो स्थलाकृति नहीं है तो वह मोनोलिथ है, मोनोलिथ नहीं है, क्योंकि बैथोलिथ है, फैकोलिथ है, लोपोलिथ है, लेकोलिथ है, ये सभी हैं, सिर्फ मोनोलिथ नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए भूपरपट्टी और मेंटल के मध्य में कौन सी परत है। तो भूपरपट्टी और मेंटल के मध्य भूपरपट्टी और मेंटल के मध्य मुह असंबंधता है। मुह असंबंधता, असंबंधता का मतलब ये होता है कि जिसमें संबंधता उसकी खत्म हो जाती है, मतलब इसके बाद दूसरी मतलब चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जैसे कि एक परत के बाद जो दूसरी परत होती है तो उसके बीच में जो चेंजेस आते हैं तो वह असमानता कहलाती है। इसको कभी डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैथोलिथ के मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान है। तो जो बैथोलिथ है वह ग्रेनाइट की चट्टान है। ग्रेनाइट मतलब कि जो तप्त लावा होता है, जो ज्वालामुखी के द्वारा निकलता है, और ये जो लावा जब पृथ्वी पर आता है तो वह मैग्मा के जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं तो वह बैथोलिथ कहलाती हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वह क्रस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं सत्य असत्य। तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी द्वारा मापी जाती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। एस तरंगें द्रव में आसानी से गमन करती हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि एस तरंगें होती हैं सेकेंडरी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स द्रव में अवस्था में नहीं चलती हैं, सिर्फ प्राइमरी जो वेव्स होती हैं वह द्रव में चलती हैं। वो प्राइमरी द्रव और ठोस दोनों जगह चलती हैं। सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है। तो ये सत्य है, सुनामी के कारण ही भूकंप के कारण ही जो है सुनामी आती है। गुरुत्वाकर्षण बल भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण बल जो
क्या बोलते भू बल भूगर्भ की जानकारी बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपरी या बाहरी भाग पर लगता है सबसे ज़्यादा, और ये आंतरिक जानकारी की कोई जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो ये कैसा है, गलत है। लेकोलिथ गुंबदनुमा अंतर्वेदी चट्टान है, बिल्कुल सही है। ये गुंबदनुमा अंतर्वेदी चट्टान है। क्या है कि जब इसमें ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके जो जहाँ जहाँ सांस रहती है, पृथ्वी की दरार रहती है, वहाँ पे यह भर जाता है, मतलब जो लावा है वो भर जाता है, और उसके अनुसार फिर यहाँ पे लेकोलिथ गुंबदनुमा जो चट्टानों का निर्माण हो जाता है। दक्कन ट्रैप लावा द्वारा निर्मित क्षेत्र है, तो बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जो दक्कन का पठार है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, कुछ इसका भाग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, और बाकी कुछ भाग मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण से लग जाता है। तो ये दक्कन ट्रैप की चट्टान जो है वो लावा द्वारा निर्मित है। एस्थेनो से तात्पर्य दुर्बल मंडल है, तो ये भी सत्य है। एस्थेनोस्फेयर होती है एक जो लेयर होती है पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर के अंतर्गत ये पाई जाती है, और वहाँ पे एक थोड़ा सा ठंडा प्रदेश होता है, तो इसको दुर्बल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ये भी सत्य है कि हाँ, ये 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। तो ये भी क्या है, सत्य है। ये भी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकेंद्र किसे कहते हैं? तो अभिकेंद्र, भूकंप केंद्र को अभिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप के केंद्र को अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप केंद्र को, है ना, भूकंप केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं, है ना। और प्राथमिक तरंग की विशेषता लिखो। तो जो प्राथमिक तरंग की जो विशेषता होती है, यह द्रव की सभी अवस्थाओं में, यह पी तरंगे सभी अवस्थाओं में गमन करता है। तो इसकी विशेषता क्या है, सभी अवस्थाओं में यह गमन करता है। और ये क्या है, ये जो पी, एस और एल, ये भूकंप की तरंगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पार्थिव ग्रह का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो पार्थिव ग्रह का निर्माण जो है सेल धातुओं से हुआ है। तो जो सेल चट्टानों की जो धातु है, पार्थिव ग्रह का जो सेल धातुओं से, है ना, सेल धातुओं से हुआ है। प्रकाश वर्ष किस मापक का है? तो ये दूरी का मापक है। जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मापक है। दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का जनक। तो सौरमंडल का जनक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कॉपरनिकस को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं और कुछ मिल रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कॉपरनिकस हैं। आप लोग कॉपरनिकस ही लगाइएगा। जोबियन ग्रहों की संख्या। तो ये जोबियन ग्रह की संख्या 4 है। यहाँ पे जोबियन ग्रहों की संख्या क्या है, 4 है। तो आंतरिक ग्रह होते हैं 4, जोबियन मतलब बाह्य ग्रह होते हैं, वो भी 4 होते हैं। और प्लेटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसको क्या कर दिया है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब ग्रहों की संख्या कुल है 8, है ना। तो जिसमें 4 होंगे आंतरिक ग्रह और 4 हैं बाह्य ग्रह। तो जो जोबियन ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह की संज्ञा दी गई, इसलिए इनको 4 कहा गया है। और प्लेटो को बौना ग्रह, है ना, प्लेटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी है ना। तो बौना ग्रह की संज्ञा दी है, बौना ग्रह कहा गया है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भाग में सर्वाधिक घनत्व है। तो पृथ्वी के क्रोड वाले भाग में, है ना, जो पृथ्वी का जो क्रोड होता है ना, जो बताया था ना, क्रोड है, ये मेंटल है और ये प्रवर है। तो ये जो है कोर वाला जो है, इसमें सबसे ज़्यादा तापमान है। नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक गाढ़ा लावा जब धरातल के अंदर परत में जमा हो जाता है तो उसे पैठिक लावा कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पैठिक लावा, है ना, पैठिक लावा। हाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत है ये शुक्र ग्रह के आता है। बाह्य ग्रह ये यम आता है, इसको वरुण कहा गया है। सबसे लंबी अवधि है तो ईमान, इसको ईमान बोलते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति, द बिग स्प्लैट, मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा चंद्रमा की उत्पत्ति हुई उसे द बिग
स्प्लैट कहा जाता है। खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड है वह 2003 UV 313 है ना। ये वायुमंडल की अवस्थाएं हैं, तो ये 3 अवस्थाएं हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ उत्तीय प्रश्न। आप लोगों के लिए इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, है ना। इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक जगह पहले सिमटा हुआ था। मतलब जो आज तारे, ग्रह, नक्षत्र, जो सूर्य, चंद्रमा, जितने भी ये ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और ये सभी क्या थे, पहले एक जगह स्थित थे। फिर इसमें अचानक एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट की वजह से जो कण हैं वो चारों ओर फैल गए ब्रह्मांड में, जिससे इसकी रचना हुई। और ये धीरे धीरे क्या हो गए, ये अपनी ये फैलते जा रहे हैं, आज भी यह फैलते जा रहे हैं। इस सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वह एडविन हबल हैं, जिन्होंने पहली बार इसको मतलब देखा, और कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, तो यहाँ पे देखिए ये मेंटल, भूपर्पटी, सियाल, सीमा और नीफे, इसको 3 भागों में बांटा है। तो जो भूपर्पटी है ना, और ये सियाल है, सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। सीमा जो मेंटल का भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है इसमें। और इसमें जो मात्रा है कोर में, जो आंतरिक भाग है कोर में, इसके है नीफे, है ना। तो इसकी जो नीफे है, जो निकल और फेरियम, फेरियम मतलब लोहा, निकल और लोहे से बना हुआ है कोर है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत ये हो चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है भूपर्पटी। स्वेज महोदय हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सियाल का नाम दिया है, भूपर्पटी को सियाल नाम दिया है, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। इसका घनत्व जो है 2.7 से 2.9 है। यह ग्रेनाइट सेल से निर्मित है, और इसकी परत की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसके बाद जो दूसरी परत है वो है सीमा, यानी इसको ही मेंटल कहा गया है। इसकी मध्य की परत है, ये बीच की परत है, इसे मेंटल कहा जाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और इसके जो सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर, 2800 लिखा है लेकिन 2900 किलोमीटर है। मतलब 100 से लेके और 2900 किलोमीटर तक, लगभग 2800 किलोमीटर तक है इसकी जो है इसकी मोटाई है। और इसका घनत्व जो है 3 से लेके 4.75 तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका नीफे। तो इसमें यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। यह निकल और फेरियम से बना है, जिसका घनत्व सर्वाधिक 5.1 है, 5.1 से 13 है। इसकी मोटाई 2900 से 6371 किलोमीटर है ना, जो कि इसकी है 6371 किलोमीटर है ना तक है। इसके आंतरिक भाग कोर कहलाता है। इसका आंतरिक भाग क्या है, कोर कहलाता है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत को विस्तार से सविस्तार से वर्णन कीजिए। तो भूगर्भ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हमें जानकारी लेनी है, तो उसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो घनत्व पर आधारित प्रमाण है, दबाव पर आधारित प्रमाण है, तापक्रम पर आधारित प्रमाण है, भूकंपीय और ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण है। तो इस तरीके के जो प्रमाण हैं, तो इसमें जो जानकारी है निम्न। घनत्व के आधार पर न्यूटन के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। उन्होंने मतलब पूरी पृथ्वी के जो घनत्व का उन्होंने माना है 5.5 है, तो घनत्व होता है। दबाव के आधार पर पृथ्वी के केंद्र की ओर क्रमशः दबाव बढ़ता जाता है। तो ये तो सत्य है, क्योंकि जिसके ऊपर जितना ज़्यादा दबाव होगा, जैसे कि जो जितने नीचे होगा, गहराई में होगा, वह उस पर ऊपरी वाली परतों का पूरा भार पड़ता है। नेक्स्ट है तापमान पर आधारित प्रमाण। प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये सत्य है, क्योंकि जब जैसे ही हम प्रति मतलब 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, और तो यहाँ पे मतलब जो मीटर है वह कम होते जाते हैं, और गहराई में जितने जाएंगे तो वह
मतलब इंक्रीज होता जाता है और जल्दी तापमान, है ना। इसके बाद भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण, भूकंप की तरंगों की गति भूगर्भ की संरचना के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह भूकंप की जो तरंगों की जो संरचना है वह भिन्न भिन्न होती है भूकंपीय तरंगों की। ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण, ये बहुत सटीक होता है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया भूगर्भ की संरचना की जानकारी के स्रोत है। यह निश्चित कर पाना कठिन होता है कि मैग्मा कितनी गहराई से निकाला है। तो यहाँ पे मैग्मा जो होता है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो वो लावा होता है, और वो जब वो कभी देखा होगा आप लोगों ने, या मूवी में, पिक्चर में, या फिर कभी टीवी पे, यूट्यूब पे डाल के भी देख सकते हैं ज्वालामुखी। और तो वो जो फटता है तो वह ऐसा पिघला हुआ जो रहता है तो वह फैल जाता है, और जब वह ठंडा हो जाता है तो वह कठोर चट्टान के रूप में निर्मित हो जाता है। तो अब इसकी आंतरिक संरचना में यही पता नहीं चल पा रहा है कि वह ठोस है या मतलब गैसीय अवस्था में है या फिर लावा की अवस्था में है। तो इस तरीके से है। अब नेक्स्ट देखते हैं कांट व चैम्बरलिन की पृथ्वी संबंधी परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना। नेक्स्ट है कांट की यह सिद्धांत 1975 से, यानी इमैनुअल कांट की हम देखते हैं। इमैनुअल कांट की जो बायबरासी परिकल्पना है उसके बारे में हम जानते हैं। यह 1755 में प्रस्तुत की गई थी। यह गैसीय सिद्धांत है। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में छोटे छोटे पदार्थ यत्र तत्र बिखरे हुए थे। मतलब ये बिग बैंग थ्योरी के बाद की मतलब चर्चा कर रहे हैं कि जब यह सिद्धांत ब्रह्मांड में एक छोटे छोटे यत्र तत्र में फैले हुए थे, जिससे जिसे आद्य पदार्थ कहा है इन्होंने, है ना, जिसे आद्य पदार्थ कहा है। यह पदार्थ आकर्षण शक्ति एवं तापमान में आपस में टकराने लगे, जिससे तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और गति उत्पन्न हुई। जब आपस में ये टकराने से हुई तापमान में वृद्धि हुई और ये आपस में गति करने लगे। कालांतर में ये सारा पदार्थ वायब राशि में बदल गए, यानी इसको वायब्र कहा उन्होंने, वायब राशि कहा। इस तरह यह तप्त पिंड को निहारिका नेबुला भी कहा है। निहारिका ने ऐसे 9 छल्लों का निर्माण हुआ, 9 छल्लों का, जिसे निहारिका से अलग होते गए। जैसे जिसका निर्माण हो गया और उससे वह अलग हो गया और दूर चला गया। और तो इसी तरीके से इस प्रकार ये 9 छल्लों का निर्माण हुआ, उसमें से एक हमारी पृथ्वी है। तो इस तरीके से इनकी जो है कांट की ये बायबरासी परिकल्पना है। नेक्स्ट है चैम्बरलिन मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है, उसके बारे में देखते हैं। 1904 में इन्होंने यह परिकल्पना दी और उनके अनुसार पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथ साथ अन्य विशालकाय तारे के सहयोग से हुई है। मतलब कि एक ऐसा मतलब हमारा ये सूर्य है और ये सूर्य है ना, ये अपनी जगह स्थिर था, है ना, ये अपनी जगह स्थिर था। अब यहाँ से कोई एक बड़ा सा सूर्य आया, है ना, और धीरे धीरे उसकी स्थिति जब यहाँ पे हुई तो यहाँ से जो पदार्थ है उससे सूर्य से क्या हो गया, बाहर निकल आए, और फिर ये धीरे धीरे करके ये क्या है, अपनी ओर आगे चला गया। और फिर जो ये जो पदार्थ हैं, जो ये पदार्थ थे, वह क्या करने लगे, सूर्य के चारों ओर फिर इसकी परिक्रमा करने लगे, क्योंकि ये ना तो इसमें जाके मिल सके और फिर वापस सूर्य में भी नहीं मिल सके। और ये से और फिर ये जो क्या है, यहाँ आपस में ये टकराए एक दूसरे से, और जो छोटे छोटे कण थे वो एक बड़े कण में बदल गए। और जिस तरीके से इसमें क्या हुआ, पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं उन सभी का क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। इस तरीके से एक ये कण निर्मित हुए। चक्राकार के शीतल तारा कालांतर में वो गुजर गया और इस तरह सूर्य की असंख्य छोटे बड़े तारा बाहर हो गए, जिसमें चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना कहा है। और वो आकर्षण शक्ति के तारे से बाद में विशालकाय तारा तेज गति से आगे निकल गया और इस कारण से बाहर निकले हुए चक्कर लगाने लगा, सूर्य के चक्कर लगाने लगा। यही कारण है आपस में मिल गए और इन्हें ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। और आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहें। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएंगे तो और भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।